अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जितनी भी हैं उनको डिटेल से जो है हमने इस चैप्टर में जो है वो पढ़ना है। बेटे ओपन योर बुक पेज नंबर 128। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। You have learnt in lower classes that everything around us is made up of matter. The matter normally exists in solid, liquid, and gaseous state. These states are due to attractive forces that exist between the atom and the molecule. We have already studied some basic properties of matter. In this chapter, we will discuss mechanical properties of matter that are of vital importance of a material for various useful purpose in technology and engineering. The main contents included in this chapter are deformation of solid due to some applied force, density and pressure. ये जो छोटा सा टॉपिक मैंने अभी जस्ट रीडिंग किया है बेटे, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है इस चैप्टर की। इसमें आपको क्या बताया है कि ये बात तो बेटे सबको पता है, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जो भी चीज़ कोई जगह घेरी है, उसका कोई वेट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो आपको मिलता है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, इन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड इन प्लाज्मा। ये और मैटर के हमने पढ़ा है कि इनके जितने भी स्टेट्स हैं इनमें जो है वो एक फोर्स होती है जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल जो हैं, जो इनके एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक फोर्स है जो कि डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ बेटे बाइंड अप होते हैं, जुड़े होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, ये तो सब कुछ एक बातें ऐसी थी बेटे मैटर के बारे में जो कुछ आप लोग अपनी पुरानी क्लासेस में जो है वो पढ़ के आए हो। 7th में 8th में आपने मैटर के बारे में जो पढ़ा। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी ना मैटर की। अब हमने जो चैप्टर पढ़ना है इसमें हम लोग मैटर की बेटे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में हमने डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है कि सॉलिड को उनकी शेप जो है वो किस तरह डीफॉर्म यानी कि शेप में चेंज किस तरह आता है ड्यू टू डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे कि आपके पास फोर्स है, डेंसिटी है एंड प्रेशर है। टॉपिक आपका है 6.1, जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उससे हम स्टार्टिंग अपनी लेंगे। नंबर 1 टॉपिक 6.1 पेज नंबर 128। टॉपिक का नाम है आपका डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। वी हैव ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट can change its size or shape. Such a force is called deforming shape. Underline this bit, deforming force. Such a force is called deforming force. For example, an appropriate force applied force applied to a spring can increase its length, called extension, or called compression, reducing its length. If the force is removed, the spring will restore its original shape and size. Similarly, stretch, rubber strip or band come to its original shape and size on removing the applied force. When a tennis ball is held by a racket, the shape of the tennis ball and also racket strings are distorted or deformed. They regain their original shape after bouncing of the ball by a racket. An object is said to be elastic if after removal of the deforming shape, it restored to its original size and shape. This property of material is known as elasticity. इनको आप अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ। Due to this property, we can determine the strength of a material and the deformation produced under the action of force. Most of the material are elastic up to a certain limit known as elastic limit. Beyond the elastic limit, the change becomes permanent. The object or material does not regain to its original shape or size after even the removal of deforming shape. बेटे मैंने अभी जो टॉपिक जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज़ डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की शेप को चेंज कर देना, डीफॉर्म कर देना। आप अपने इर्द गिर्द बेटे बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो देखते हो, जिससे क्या है कि जब हम किसी भी सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो बेटे उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप जो है वो चेंज हो जाती है।
ऐसी इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वो फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स जो किसी भी सॉलिड को जब उसके ऊपर अप्लाई की जाए तो वो उसका साइज और शेप चेंज कर दे, इस तरह की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग। नाम से पता चल रहा है, यानी कि उसकी शेप को चेंज कर रही है, तो वो फोर्स कौन सी होगी, डीफॉर्मिंग फोर्स होगी। इसकी कॉमन एग्जांपल आपको कैसे दी हुई है कि आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का तो पता है ना, बॉल पॉइंट के अंदर स्प्रिंग होता है, साइकिल के अंदर स्प्रिंग होता है, डिफरेंट टॉयज हैं उनके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं। बेटे आप खुद इसको ऑब्जर्व करो कि किसी भी स्प्रिंग को जब उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे, उसको स्ट्रेच करो, तो वो क्या हो जाता है, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटेंशन या ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक है, और जब आप इसको रिमूव कर देते हो फोर्स को, तो स्प्रिंग के अंदर एबिलिटी होती है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में और ओरिजिनल शेप में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने एक और ऑब्जर्वेशन भी देखी होगी कि रबर बैंड, कोई भी सिंपल रबर बैंड जो है, अगर रबर बैंड पे भी अगर आप उसको स्ट्रेच करो तो बेटे उसकी जो साइज है, जो उसकी शेप है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेच जो आपने जो फोर्स लगाई थी, अगर वो फोर्स आप स्टॉप कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, जो आप फोर्स से इसको स्ट्रेच किया था, जब आप उसको रिमूव करते हो तो उसके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल शेप में वापस चला जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं टेनिस बॉल की। जब टेनिस बॉल रैकेट के साथ बेटे हिट करता है ना, तो टेनिस बॉल की भी शेप चेंज हो जाती है और रैकेट की भी चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे टेनिस बॉल जो है रैकेट से अलग होता है और आगे जाता है ना, तो टेनिस बॉल भी अपनी शेप पे वापस आ जाता है और रैकेट भी अपनी बॉल वापस आ जाता है। तो ये जो एबिलिटी हुई ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की एबिलिटी कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, यानी कि जब फोर्स हम लगाएं तो उनकी शेप चेंज हो जाए, लेकिन जैसे ही हम फोर्स रिमूव करें तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाए उनकी शेप। तो इस तरह की जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक। क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं कि जब उनकी डीफॉर्मिंग शेप को रिमूव किया जाए तो उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो अपने ओरिजिनल साइज को और ओरिजिनल शेप को बेटे क्या कर सकें, रीस्टोर कर सकें। और इस प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी की बात मैं कर रही हूँ, ये प्रॉपर्टी कि जब डीफॉर्मिंग जो फोर्स है मैं जब ख़त्म करूँ तो उन ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ गए। तो इस एबिलिटी को बेटे क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी, जो वापस अपनी शेप पे आने की जो एक प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नॉन एज इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, इलास्टिक। जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया। तो ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बेटे, इससे किसी भी जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी ताकत का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर जितने भी इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं ना, इनकी बेटे एक लिमिट होती है। क्या होती है, इनकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है। इलास्टिक लिमिट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। सपोज करो कि आपके पास एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, थोड़ा स्ट्रेच करो और उसको थोड़ी छोड़ दो। फोर्स जो आपने अप्लाई की थी, डीफॉर्मिंग फोर्स जो आप लगा रहे थे, आपने उस फोर्स को छोड़ दिया। अब जब आपने उस फोर्स को छोड़ा तो आपका रबर बैंड ओरिजिनल में चला गया। ठीक है, यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी थी, वो वापस अपनी शेप पे वापस चला गया। लेकिन अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, बहुत ज़्यादा पुल करोगे ना, तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपका रबर बैंड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है, या क्या चीज़ होगी, वो रबर बैंड जब आप फोर्स छोड़ोगे ना तो वो वापस अपनी शेप पे नहीं जाएगा, वो बहुत बड़ा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ रहे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक लिमिट है। क्या है, ये एक लिमिट है। और इस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी कि हर मटेरियल की इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है विच इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट्स के ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, परमानेंटली हमेशा के लिए अपनी शेप जो है वो ख़त्म कर देगा और दोबारा अपनी शेप में वापस नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा विच इज़ नोन एज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटे टॉपिक नंबर 6.2 डेट इज हुक्स लॉ। ये छोटा सा लॉ है, ये भी मैं साथ ही कंप्लीट करवाऊंगी। इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू ऑन अ स्प्रिंग और स्ट्रेच और कंप्रेस इट, द एक्सटेंशन और
compression, X can be found directly proportional to the applied force, which is elastic limit. Thus, F is directly proportional to X. F is equal to KS और K is equal to F over X. मैंने आपको ये दो लाइंस जो भी रीडिंग की हैं ये क्या है बेटे, दिस इज़ नोन एज हुक लॉ। क्या मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी स्प्रिंग पे, किसी भी रबर बैंड पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, उसको स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आएगा। और जो जैसे दूसरी चीज़ है आपकी रबर बैंड है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो जो एक्स होगा, जो फोर्स होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कंप्रेशन और जो स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी तो ज़्यादा स्ट्रेच करूंगी, फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी तो ज़्यादा कंप्रेस करूंगी। कहने का मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंप्रेशन के या एक्सटेंशन के। यहाँ पे मैंने ये बुक पे लिखा हुआ है एफ इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली का साइन है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है बेटे, एक्स का मतलब है एक्सटेंशन और कंप्रेशन। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो हम डायरेक्टली के साइन को किसी ना किसी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अगर के की वैल्यू आपने फाइंड करनी हुई तो एफ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे के वहाँ पे चला जाएगा ना। अगर ये यहाँ पे एक इक्वेशन मिस है, देखो बेटे ये देखें आप लोग, अगर मैंने के एक्स इधर ले आऊँ और एफ इधर आ जाएगा, फिर अब मैंने के फाइंड करना है अगर, तो के यहाँ पे रह जाएगा, एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड। अब समझ आ गई आपको कि अगर आपने कांस्टेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट पेज पे 129 पे आओ, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये जो के अभी हमने पढ़ा है, इस के को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। In fact, it is a measure of stiffness of the spring. The greater the value of spring constant, the greater will be the stiffness or strength of the spring. Its unit is Newton meter. के क्या था जो मैंने अभी के पढ़ाया, के इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और इनफैक्ट ये है क्या चीज़, कांस्टेंट जो के है ये क्या चीज़ है बेटे, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये क्या चीज़ है, किसी भी स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है ना, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी स्टिफनेस या स्ट्रेंथ जो ऑब्जेक्ट की है, जो स्प्रिंग की है ना, अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। और जो आपका यूनिट है किसका, अभी हमने जो ये पढ़ा है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका जो यूनिट है वो क्या यूनिट है बेटे, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट लिखा हुआ है। अ ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंड्स एक्सटेंशन इन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इफ अप्लाइड फोर्स और लोड एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द लिमिट, इट इज परमानेंटली deformed and its graph will be no longer remain linear. The gradient or slope of the force extension graph is a measure of spring constant. Hooke's law also hold when a force is applied to a straight thin wire or rubber band within elastic limit. आपको उन्होंने क्या बता दिया, यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। ग्राफ में वैसे ही हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या शो कर लिया, हमने यहाँ पे एक्स शो किया। एक्स क्या था, एक्सटेंशन और कंप्रेंशन। यहाँ पे हमने क्या चीज़ शो की, फोर्स शो की। और आपको सिंपल बात वही जो हम पहले पढ़ के आए थे कि स्प्रिंग है या आपके पास कोई रबर बैंड है, उसको उसकी एक लिमिट है। क्या लिमिट है, हमने बताया था ना मैंने आपको, इलास्टिक लिमिट है, यानी कि एक लिमिट तक उसको मैं फोर्स अप्लाई करूँगी ना, तो जब फोर्स छोड़ूंगी तो वो वापस अपनी शेप पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लिमिट से आगे जाती हूँ, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो क्या होता है कि स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता। तो वो पॉइंट, वो जगह जहाँ तक ये लिमिट है कि स्प्रिंग अपनी जगह पे या रबर बैंड अपनी जगह पे वापस चल जाएगा ना, उसको हमने क्या कहना है, इलास्टिक लिमिट कहना है। इलास्टिक लिमिट तक आपका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट इलास्टिक लिमिट से एक्सीड हो जाएगी तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, बल्कि क्या आ जाएगा, उसकी ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगी, यानी कि आपका ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा। ये लीनियर था ना, लेकिन जैसे ही आप लिमिट एक्सीड करोगे ग्राफ आपका जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये जितनी भी इलास्टिक लिमिट्स हैं, इन सब को, चाहे आप स्प्रिंग की बात कर रहे हो, चाहे हम लोग रबर बैंड की बात करें, इनके ऊपर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बेटे, हुक्स लॉ जो है वही हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ी और हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया हुक्स लॉ। इसके बाद आपका पेज नंबर 129 पे आओ। अगर आप लोग, तो आपकी एक्टिविटी दी हुई है, एक एक्टिविटी नंबर 6.1 दी है और आगे आपको एक क्विज भी दिया हुआ है।
हमेशा क्विज़ भी मैं करवाती हूँ, एक्टिविटीज़ भी मैं करवाती हूँ। आज आपने खुद से कोशिश करनी है, ये आपकी छोटी सी एक एक्टिविटी है, इसको आपने खुद रीड आउट करना है और करने की कोशिश करनी है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसे कल के लेक्चर में जो है मैं खुद करवा दूंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करवाऊंगी तो आप लोगों ने कोशिश ही नहीं करनी। बेटे कोशिश तो करें ना। जब हम किसी चीज़ की कोशिश करते हैं तो हम अपना टेस्ट ले रहे होते हैं कि जो चीज़ मैंने आज पढ़ी है वो मुझे समझ भी आई है कि नहीं आई। तो मेरे बेटे आपने इसको कोशिश करनी है और मुझे कल बताना है आप लोगों ने कि किस किस बच्चे ने क्या क्या इसका जो है वो आंसर दिया, हम देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं भी आपको एक्टिविटी 6.1 जो है वो कमिंग लेक्चर में करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इंशाल्लाह कल हम अपनी एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लेंगे, क्विज भी कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे हम फर्दर अपना टॉपिक जो है हुक्स लॉ की एप्लीकेशन जो है वो भी स्टडी करेंगे। तो बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।